हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस। अगर आप लोगों ने यूपीएससी का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सिलेबस देखा होगा तो वहां पे आप लोगों को समझ आया होगा कि प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमी के अंदर डायरेक्ट टॉपिक दिया हुआ है लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस। लेकिन जब हम लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस की बात करते हैं तो लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस में तीन टॉपिक्स आते हैं। क्या क्या आते हैं? नंबर वन इज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। नंबर टू इज द रियातवारी। नंबर थ्री इज द महलवारी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी अप्रोच क्या रहेगी आज की क्लास में, हम लोग देखेंगे सबसे पहले लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस में। यहाँ पे जब प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमी की बात है तो यहाँ पे क्या वो पूछ रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमी में एग्जामिनर आप लोगों से पूछ रहा है कि इंडिया में लैंड सिस्टम किस तरीके का होता था, किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन होती थी। ठीक है, किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ब्रिटिश इंडिया में। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया में कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे मुगल्स। तो हम लोगों को ये भी एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि जब मुगल्स रूल कर रहे थे एट दैट टाइम लैंड सिस्टम किस तरीके का था, और क्या जब ब्रिटिशर्स आए तो क्या चेंजेस आई हमें लैंड सिस्टम में देखने को। ठीक है, क्योंकि मुगल्स, अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी प्राइमरली स्टार्टिंग से क्या रही है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रही है। इवन मुगल्स के टाइम भी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। तो एग्रीकल्चर से जो मुगल्स थे वो लोग क्या कलेक्ट करते थे, दे कलेक्ट रेवेन्यू। तो यहाँ पे भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था। लाइकवाइज जब हम लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात कर रहे हैं, और दैट टू फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्योंकि अगर आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया कंप्लीट किया होगा तो मॉडर्न इंडिया पढ़ते समय आप लोगों को कुछ कुछ चीजें समझ आई होंगी। जैसे जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, हमारे यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। जो हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी क्या होगी, वो भी रियोन होना स्टार्ट होगी, खत्म होना स्टार्ट हो गई। जब वो इंडस्ट्रीज भी यहाँ खत्म होना स्टार्ट हो गई इंडिया के अंदर तो अल्टीमेटली इंडिया में जो लोग हैंडीक्राफ्ट के अंदर काम कर रहे थे वो लोग भी कहाँ शिफ्ट हुए, वो लोग भी शिफ्ट हो गए एग्रीकल्चर के अंदर। तो मेजर जो वर्क फोर्स थी इंडिया के अंदर वो कहाँ पे काम करना स्टार्ट हो गई, इट इज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम यहाँ पे जब भी लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस की बात आएगी तो सबसे पहले आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे इकोनॉमी से रेवेन्यू कलेक्शन किस तरीके से हो रहा था। ये जो पूरा प्रोसेस है हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ना क्या है, हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे दैट इज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और साथ में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पढ़ाते समय एक मैं बैकग्राउंड आपको बताऊंगी कि मुगल्स का, कि मुगल्स यहाँ पे किस तरीके से उनका रूल था और किस तरीके से उन लोगों ने काम किया। ठीक है, और वहां पे पीजेंट की हालत क्या थी, क्योंकि एग्रीकल्चर की जब भी बात की जाती है मेजर बंदा कौन है जिसकी हम बात करेंगे, इट इज द पीजेंट, कल्टीवेटर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि किस तरीके से मुगल इकोनॉमी में काम हो रहा था और किस तरीके से जब मुगल्स के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल आया तो किस तरीके से चेंजेस डेवलप हुई फर्दर, और क्या डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। क्लियर? और अब प्लीज इस क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि जब हम महलवारी या रियातवारी स्टार्ट करेंगे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी आपको ये सारी बेसिक चीजों के बारे में क्लैरिटी है। तो प्लीज आज की क्लास ध्यान से देखना। अब आप लोग एक बार सिलेबस में भी देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी इन प्री इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है, इसके आगे भी सिलेबस है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो नहीं किया है। इंडियन इकोनॉमी इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, फर्स्ट टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ दैट इज द लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट है हम कहाँ की बात कर रहे हैं, दिस इज द टॉपिक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर आप लोग जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शन नहीं है बट आप ये टॉपिक देखना चाहते हैं तो कोई भी यूपीएससी एस्पायरेंट ये टॉपिक देख सकता है, सबके लिए रेलिवेंट है ये टॉपिक। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं। मुगल्स की जब भी हम बात करते हैं तो मुगल्स के अंदर लैंड जो थी वो दो तरीके से डिवाइडेड थी। नंबर वन इज द खालिसा लैंड एंड नंबर टू इज द जागीर।
जब हम खालिसा लैंड की बात करते हैं, ये वो लैंड थी जो रॉयल फैमिली के लिए थी, उनकी मेंटेनेंस के लिए। यहाँ से जो रेवेन्यू आता था वो किसके लिए यूटिलाइज किया जाता था? कोर्ट की मेंटेनेंस के लिए, रॉयल फैमिली की मेंटेनेंस के लिए। क्लियर? ठीक है, यहाँ से आप लोगों को समझ भी आ जाना चाहिए, जब खालिसा लैंड की बात की जाती है दैट इज फॉर रॉयल मेंटेनेंस। अब मुगल्स में जो दूसरा पार्ट था दैट इज द जागीर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब हम मुगल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सिस्टम था दैट वाज नोन एज मनसबदारी सिस्टम। क्या कहते थे हम इसको? इट इज नोन एज मनसबदारी सिस्टम। आप लोग ये डिटेल में मॉडर्न इंडिया के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं आपको वो सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, मनसबदारी सिस्टम वो सिस्टम था जहां पे एक बात की जाती थी रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर, और दूसरी बात की जाती थी मिलिट्री के ऊपर। अंडर मनसबदारी सिस्टम एक पार्ट लैंड का दे दिया जाता था जागीरदार को। जागीरदार कौन था? जो जिसको लैंड दी जा रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंडर द मनसबदारी सिस्टम एम्परर क्या कर रहा है? एम्परर एक पार्ट लैंड का किसको दे रहा है? जागीरदार को। नाम याद रखना, जब जागीरदार को लैंड दी जा रही है तो यहां से जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो किसको दिया जाएगा? दैट इज मेंट फॉर जागीरदार। अब यहाँ पे इस जागीरदार को रेवेन्यू दे दिया एम्परर ने कि आप क्या करिए, आप इसको मेंटेन करिए, और यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्शन है आप इससे अपना मेंटेनेंस देखिए। साथ में अब जागीरदार एम्परर को यहाँ पे क्या दे रहा है? एम्परर को जागीरदार क्या दे रहा है? मिलिट्री दे रहा है। यहाँ पे जब भी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी मुगल्स की बात आती है, मुगल्स इकोनॉमी कैसी थी? इट इज अ टाइप ऑफ वॉर इकोनॉमी। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब मुगल्स की बात आएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक वॉर इकोनॉमी थी। तो आप लोगों को पता है जब वॉर के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड मिलिट्री। तो ये जागीरदार इनको क्या करेंगे? ये जागीरदार अब जो एम्परर है उसको जब भी जरूरत होगी वो उनको क्या प्रोवाइड करेंगे? वो प्रोवाइड करेंगे विद द मिलिट्री। ठीक है, तो क्योंकि अभी आप मॉडर्न इंडिया के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जात सवार, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज मॉडर्न इंडिया पढ़े, वहां पे आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी चीजों के ऊपर। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या पता चला कि जब हम लैंड सिस्टम की बात करेंगे तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा? इट इज द मनसबदारी सिस्टम, जिसपे हमारी पूरी डिस्कशन आज की रहने वाली है। अब हम लोगों ने देखा मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी में आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? एक पर्सन है जागीरदार जो क्या कर रहा है? जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। किससे कलेक्ट कर रहा है? फ्रॉम द पीजेंट, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है। अब उसको रेवेन्यू कलेक्ट किससे करना है? किसान से करना है। तो यहाँ पे उसको बोला गया कि आप क्या करिए? आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए। और एक बात ध्यान से याद रखना, ये जो जागीरदार है ये इस पार्ट पे नहीं रहता था। मोस्ट ऑफ द केसेस पे ये जागीरदार जो था वो यहाँ पे जिस लैंड के ऊपर ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा होता था उसके ऊपर नहीं रहता। अब आप लोग मुझे बताइए, इसने क्या करना है? इसने पीजेंट के पास जाना है, बोला हमें क्या करिए? रेवेन्यू प्रोवाइड करिए। अब जब ये बंदा यहाँ पे रह ही नहीं रहा, क्या इसका भी कोई इमोशनल कनेक्ट होगा? इसका भी कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट हुआ, लेकिन आस्ता आस्ता क्या हुआ? विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मुगल जो एम्पायर था वो एक्सपैंड करना स्टार्ट हुआ। मुगल एम्पायर जैसे जैसे एक्सपैंड करना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे कुछ ऐसी लैंड भी आना स्टार्ट होगी जो क्या थी? जो इनफर्टाइल थी। जब इनफर्टाइल लैंड है तो आप लोग मुझे बताइए वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसा होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम होगा, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा। जब हम बोलेंगे कि वहां पे लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा तो उस समय आप लोग देखिए रेवेन्यू कलेक्शन कैसा होगा? रेवेन्यू कलेक्शन भी लो होगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो रेवेन्यू कहां से आएगा? लो रेवेन्यू है। अब जागीरदार को जब लो रेवेन्यू मिल रहा है तो वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको क्या चाहिए? उसका, मैंने अभी आपको बताया, उसका कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है इन पीजेंट्स के साथ। तो वो क्या करेगा? वो जागीरदार
पीजेंट को फोर्स करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे भी मुगल एम्पायर के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता था कि जो जागीरदार था वो क्या करता था, वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वो चाहता था कि उसके पास ज्यादा पैसा आए, तो वो भी क्या करता था, वो भी इस पीजेंट को क्या करता था, प्रेशराइज करता था। क्लियर। और दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखा, सिस्टम क्या है, सिस्टम इज नॉट जागीरदारी। सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारे पास था मनसबदारी। हमने देखा कि यहाँ पे आप लोगों ने रेवेन्यू तो एक पार्ट था, बट यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट था मिलिट्री को मेंटेन करना। अगर टेक्निकली कोई जागीरदार है जिसके पास इनफर्टाइल लैंड है, वो मिलिट्री को किस तरीके से मेंटेन करेगा, और इतना ज्यादा उसको क्यों मेंटेन करना, क्योंकि अगर वो मिलिट्री ज्यादा मेंटेन करेगा इसका मतलब वहां पे जो लोग उसके अंदर है उनको भी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके पास टेक्निकली उसके पास क्या है, इनफर्टाइल लैंड है। इनफर्टाइल लैंड से रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो मिलिट्री भी क्या होगी, मिलिट्री में भी इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके पास जो ये मनसबदार है, इसके पास अब जो मिलिट्री है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी उतनी ज्यादा इनएफिशिएंट नहीं देखने को मिलेगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग क्या देख रहे हैं इस सिस्टम के अंदर, एक तो इनफर्टाइल लैंड्स आना स्टार्ट होगी। इनफर्टाइल लैंड्स मींस लो रेवेन्यू, लो रेवेन्यू मींस इनएफिशिएंट मिलिट्री। तो अल्टीमेटली जो ये पूरा सिस्टम था, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, एक क्राइसिस देखने को मिला इस पूरे सिस्टम के अंदर। और ये जो पूरा क्राइसिस मैंने आप लोगों को बताया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नोन एज जागीर क्राइसिस। हम लोगों ने क्या बोला इस क्राइसिस को, जागीर क्राइसिस। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिला, एम्पायर एक्सपैंड हुआ। जब हमारा एम्पायर, मुगल एम्पायर एक्सपैंड होता गया, तो उसके बाद क्या आपको मैंने बोला, इट लीड्स टू द एडिशन ऑफ इनफर्टाइल लैंड। इनफर्टाइल लैंड का मतलब क्या है, इनफर्टाइल लैंड का मतलब है कि यहाँ पे अब रेवेन्यू कलेक्शन लो होगा। रेवेन्यू कलेक्शन लो है, अब इस रेवेन्यू में से जो मेंटेनेंस के लिए जागीरदार को दिया जाता था, उसके बाद जो पैसा बचता था वो कहाँ जाना था, वो मुगल ट्रेजरी में जाना था। तो इसका मतलब अब मुगल ट्रेजरी के अंदर भी पैसा कम जाएगा, मुगल ट्रेजरी में भी लो इनकम होगी। लो इनकम आपको एम्पायर में दिखी, और साथ में आप लोगों को क्या दिखा यहाँ पे कि मिलिट्री भी इनएफिशिएंट है, लेकिन जो जागीरदार है वो क्या कर रहा है, वो पीजेंट्स के ऊपर प्रेशराइज करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, प्रेशर किस पे आ रहा है, पीजेंट्स के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है कि अब आप क्या दीजिए, आप हमें ज्यादा रेवेन्यू दीजिए। तो पीजेंट्स की हालत भी अंडर द जागीरदार क्राइसिस खराब होना स्टार्ट होगी। मैं यही पॉइंट आप लोगों को बताना भी चाह रही हूं, तो प्लीज इस पॉइंट को ध्यान से समझना। इवन जब हम मुगल एम्पायर की बात भी करते हैं, तो हमें वहां देखने को क्या मिला कि पीजेंट्स की हालत वहां पे अच्छी नहीं थी, क्योंकि इरफान हबीब ने एक बुक के अंदर लिखा, 1963 में इरफान हबीब ने लिखा क्या, कि जो आपका पीजेंट था उसके पास सिर्फ सबसिस्टेंस अमाउंट था, जो रेस्ट था वो किसके पास जा रहा है, वो एम्परर के पास जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसको, प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लेना, मुगल लैंड revenue system rested on a compromise. The peasant was left with subsistence amount only, while the surplus was extracted by the state in the form of land revenue. मैं आप लोगों को इसी पॉइंट को बताना चाह रही थी आज की क्लास में कि जब हम मुगल्स की बात करते हैं, तो मुगल एम्पायर के अंदर भी जो पीजेंट था उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पास क्या था, उसके पास बिकॉज ऑफ दिस जागीरदार क्राइसिस
क्या हो रहा था, उसके पास सिर्फ सब्सिस्टेंस अमाउंट बच रहा था, उसके पास भी सरप्लस नहीं था। अब यहां से आते आते हम लोग किसके पास पहुंचेंगे, हम लोग ब्रिटिशर्स आ गए यहाँ पे इंडिया के अंदर। अब हम मुगल एम्पायर से शिफ्ट हो गए ब्रिटिश इकोनॉमी में। तो यहाँ पे एग्जामिनर आप लोगों से क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द प्री इंडिपेंडेंस टाइम। तो यहाँ पे दिस इज द क्वेश्चन। तो हम लोगों को क्या पता है, जब आप लोग किसी से भी सुनते हैं या इंडिया मॉडर्न इंडिया में आप लोगों ने पढ़ा, तो उस समय आप लोग क्या पढ़ते हैं, जब हम ब्रिटिश इकोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि दैट इकोनॉमी इज ऑल्सो वेरी एक्सप्लॉइटेटिव। पीजेंट की सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्सन थी इस इकोनॉमी में। अब आप लोगों को जो मैंने अभी थोड़ा बताया, उसके अकॉर्डिंग आप में से काफी लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर ब्रिटिश इकोनॉमी में हम लोगों ने बोला कि पीजेंट की सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्सन थी, लेकिन मुगल एम्पायर में भी अगर उसके पास सिर्फ सब्सिस्टेंस अमाउंट बच रहा है, तो इसका मतलब वहां पे भी और यहाँ पे फर्क ही क्या है। कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि वहां पे मुगल एम्पायर और यहाँ पे क्या फर्क था। ठीक है, नोट दीज पॉइंट्स। फीचर्स ऑफ लैंड सिस्टम इन प्री ब्रिटिश इंडिया। आप लोग भी इनको नोट कर लेना पॉइंट्स को। सबसे पहला देखिए, जो कल्टीवेटर था उसी के पास क्या था, उसी के पास लैंड ओनरशिप राइट था, जब तक वो क्या करेगा, जब तक वो रेवेन्यू पे करेगा। ठीक है, तो लैंड यहाँ पे किसके पास थी, वॉज ओन्ड बाय द टिलर सो लॉन्ग एज ही पेड रेवेन्यू। अब यहाँ पे देखना, ये सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। जमींदार जो था वो सिर्फ क्या था, दैट वाज ओनली अ रेवेन्यू कलेक्टर। लेकिन जब हम ब्रिटिश इंडिया के बारे में बात करेंगे तो वहां पे उसके पास क्या थे, ही ऑल्सो पोजेस द पुलिस राइट्स। बट यहाँ पे जब हम प्री ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे उसका काम क्या था, सिर्फ जाइए और रेवेन्यू कलेक्ट करिए, उसके पास कोई भी पुलिस राइट नहीं था। किसके पास, जमींदार के पास। नंबर 3 इज द कम्युनल लैंड ओनरशिप। देखिए यहाँ पे क्या था, लैंड का जो ट्रांसफर था इस टाइम पे वो बहुत आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था, क्योंकि बेशक लैंड मेरी है, लेकिन मुझे उसको सेल करने के लिए मुझे पूरी कम्युनिटी को कंसल्ट करना पड़ेगा, मुझे पूरे विलेज को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इस पीरियड में जो लैंड थी उसको क्या देखा जाता था, उसको प्रॉपर्टी देखा जाता था पूरी कम्युनिटी की। तो देखिए, पूरी कम्युनिटी की लैंड है, तो इसका मतलब उसका जो ट्रांसफर था दैट वाज नॉट इजी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसीलिए लिखा कम्युनल लैंड ओनरशिप, कि जो लैंड थी वो किसके पास थी, लैंड पूरी सोसाइटी से बिलोंग करती थी यहाँ पे। तो लैंड को आप बिल्कुल ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई बाहर का बंदा आके लैंड नहीं परचेज कर पाता था इस पीरियड के अंदर। देन जागीर क्राइसिस में मैंने अभी आप लोगों को बताया, जागीर क्राइसिस में क्या हो रहा था, इनफर्टाइल लैंड्स आ रही थी, इनफर्टाइल लैंड्स आ रही थी, तो एम्पायर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रेवेन्यू नहीं था। अब जब रेवेन्यू नहीं होगा, एम्पायर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो एम्पायर का सर्वाइवल भी तो मुश्किल हो जाएगा। अब कोई चीज पहले जिसके पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू था, बहुत ज्यादा मिलिट्री थी, अब वहां पे वो जो सेंटर था उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सेंटर से जो दूर में रूलर्स थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग अपने इंडिपेंडेंट रूल करना स्टार्ट कर गए थे। जैसे आप लोगों को बंगाल का याद होगा, मुर्शिद कुली खान। फिर हैदराबाद का आप लोगों को पता होगा, निजाम थे वहां पे। ये इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इंडिपेंडेंट रूल अपना एस्टैब्लिश किया। क्यों किया, बिकॉज ऑफ वीक मुगल सेंटर। अब इन्होंने इंडिपेंडेंट रूल तो स्टार्ट कर दिया, दे बिकम इंडिपेंडेंट रूलर। लेकिन जैसे ही ये लोग इंडिपेंडेंट रूलर्स बने, उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे लैंड सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आना हमें दिखाई दिया। अब ये लोग क्या थे, ये एक न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स बन गई। These independent rulers become a new class of landlords. अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने हैदराबाद में अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया। जब निजाम ने अपना एम्पायर स्टार्ट किया हैदराबाद में, तो हैदराबाद से उनको क्या चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सारी लैंड को बोला कि ये अब हैदराबाद की लैंड किसकी लैंड है,
दिस लैंड बिलोंग्स टू द स्टेट। प्रॉपर्टी राइट्स इन लोगों ने उस लैंड के ऊपर अपने एस्टैब्लिश किए। जब प्रॉपर्टी राइट्स अपने एस्टैब्लिश किए, दे वांट मोर रेवेन्यू फ्रॉम लैंड, तो इन लोगों ने क्या किया, दे स्टार्ट चार्जिंग मोर रेवेन्यू टू द पीजेंट। इन लोगों ने बोला कि पीजेंट हमें क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू पे करेगा। तो दिस लेड टू द इंक्रीज इन बर्डन ऑन द पीजेंट क्लास। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, उन्होंने जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया, महलवारी सिस्टम लाया या रियातवारी लाया, उसमें भी तो बर्डन ही इंक्रीज हुआ। तो फर्क क्या था? फर्क हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, इंक्रीज टैक्स बर्डन ऑन पीजेंट ड्यू टू द क्राइसिस लेड टू द अपराइजिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। क्योंकि जब भी आप बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट करेंगे तो अल्टीमेटली रिवोल्ट्स तो होंगी। बट यहाँ पे फर्क क्या था? फर्क आप लोगों को इस पॉइंट पे याद रखना है। लेकिन जब रिवोल्ट्स होती थी, जब बहुत ज्यादा एम्परर को लगता था डिस्ट्रेस जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो वहां पे वो क्या करते थे, काफी टाइम वो रिमिशन कर देते थे। रिमिशन का मतलब फाइन को माफ कर देते थे, रेवेन्यू को माफ कर देते थे, या काफी टाइम वो लोग क्या करते थे, रीशेड्यूल कर देते थे। किसको? जो रेवेन्यू था उसको बोलते थे ठीक है, आप अभी नहीं पे कर सकते, हम आपको नेक्स्ट डेट दे देते हैं, आप उस टाइम हमें पे करिए। कुछ एक सिस्टम था जिसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन तो थी। हम लोग ये नहीं कह रहे कि एक्सप्लॉइटेशन यहाँ कम थी, वी आर सेइंग कि एक्सप्लॉइटेशन थी, बट यहाँ पे रिमिशन था, किसी को आप माफी दे रहे हैं फाइन को की। तो यहाँ पे दिस इज द डिफरेंस जो आप लोगों को ब्रिटिश इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोगों ने जब मॉडर्न इंडिया पढ़ा भी होगा, तब आप लोगों ने काफी सारी मूवमेंट्स पढ़ी होगी, स्पेशली जब गांधी इंडिया के अंदर आए, तो आप लोगों ने क्या देखा, खेड़ा सत्याग्रह देखा। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी को आंदोलन करना पड़ा कि आप लोग क्या करिए, आप रिमिशन करिए, फाइन फाइन लोगों का रोकिए, दे आर नॉट एबल टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, बहुत ज्यादा आंदोलन करना पड़ा, लेकिन ब्रिटिश इंडिया में वो लोग दे आर नॉट विलिंग टू रिमिट सो मच ऑफ फाइन। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड द मुगल इंडिया। एंड फर्दर जो इंडिपेंडेंट रूलर्स आए उसके टाइम पे भी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, एक्सप्लॉइटेशन दोनों टाइम पे आपको दिखाई देगी, बट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया देयर वाज आल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिमिशन एंड रीशेड्यूलिंग इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। अब हम देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द जमींदारी सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज नोन एज जमींदारी सिस्टम। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और द जमींदारी सिस्टम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन्होंने ये सिस्टम कहां कहां इंट्रोड्यूस किया। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस बंगाल के पार्ट में, बिहार के पार्ट में और ओडिशा के पार्ट में। ठीक है, जो उस समय का 1793 का बंगाल था, वो बहुत बड़ा पार्ट था इंडिया का, क्योंकि उस समय बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश का पार्ट भी आता था और कुछ पार्ट ऑफ असम भी आता था। तो हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि जब भी हम इस सिस्टम की बात करेंगे, देखिए ये कितना कितना बड़ा एरिया है। ठीक है, तो इस पूरे एरिया के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस, जिसको क्या कहा गया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे जब हम लॉर्ड कॉर्नवेलिस का नाम लेते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस खुद क्या थे, अरिस्टोक्रेट क्लास से थे। तो वो लोग भी यहाँ पे, उन लोगों ने क्या देखा, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि जो जमींदार है, जमींदार दैट इज अगेन एन अरिस्टोक्रेट क्लास, तो जमींदार के राइट्स को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जमींदार के प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश का क्या मतलब है कि इन्होंने, जैसे अभी तक हम लोगों ने प्री ब्रिटिश इंडिया में क्या देखा कि जो लैंड थी दैट वाज एक्चुअली बिलोंग टू द पीजेंट, बट यहाँ पे अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये जो आपका जो लैंड थी जो किसके साथ बिलोंग कर रही थी, जो बिलोंग कर रही थी पीजेंट को, ये पूरा जो अरेंजमेंट था, इस पूरे अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर दिया गया। नाउ
लैंड किसके पास है? लैंड है अब किसके पास? जमींदार के पास। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लैंड किसको दे दी गई? जमींदार को। क्यों जमींदार को दी गई? पहला, मैंने आप लोगों को बताया कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो खुद से किस क्लास से थे? ही ऑल्सो बिलोंग टू द अरिस्टोक्रेट क्लास। तो इन्होंने कहा कि हमें जमींदार के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हम जमींदार के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, बेसिकली अकॉर्डिंग टू कॉर्नवालिस, इससे होना क्या था? जमींदार क्या करेगा? जमींदार को पता है अगर ये लैंड मेरी है तो वो क्या करेगा? वो इस लैंड के ऊपर मोर इन्वेस्टमेंट लाएगा। जब वो इस लैंड के ऊपर मोर इन्वेस्टमेंट लाएगा, बी इट इन द फॉर्म ऑफ कैनाल, बी इट इन द फॉर्म ऑफ मोर इरिगेशन फैसिलिटीज या फर्टिलाइजर यूज करेगा, तो अल्टीमेटली होगा क्या? मोर प्रोडक्शन होगा। जब मोर प्रोडक्शन होगा इस लैंड के ऊपर, तो इस मोर प्रोडक्शन विल लीड्स टू मोर रेवेन्यू। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा रेवेन्यू। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो पीछे का दिमाग था इस चीज के पीछे, वो यही था कि जमींदार क्या करेगा? जमींदार इन्वेस्ट करेगा इस लैंड पे। इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होगा? ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा रेवेन्यू। और ज्यादा रेवेन्यू क्या होगा? ज्यादा रेवेन्यू आएगा, ब्रिटिश ट्रेजरी को स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि बेसिकली जब भी हम लैंड सिस्टम की बात करते हैं तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ब्रिटिशर्स ऑलवेज वांट कि कोई भी सिस्टम आए उससे क्या हो? उससे ब्रिटिश ट्रेजरी क्या हो? अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग हो, ब्रिटिश ट्रेजरी में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। क्योंकि अगर ब्रिटिश ट्रेजरी में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? ब्रिटिशर्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग होनी थी। यहाँ से जो हमारा एक्सपोर्ट, जो यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट जा रहा था बाहर, उस पे हम कंट्रोल, वो सॉरी, उस पे ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर सकते थे। बिकॉज आप लोगों को पता है ये जो फेज था यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया में, सॉरी, ब्रिटिश किंगडम के अंदर क्या आ रहा था? वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था। तो यहाँ से दे नीड कॉटन, दे नीड सिल्क। तो ये चीजें कब जाएंगी? दीज आर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम से जो ब्रिटिशर्स थे वो कंट्रोल हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी को भी करना चाहते थे। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब भी हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में क्या पॉइंट्स आ रहे हैं? आप लोग बोलेंगे कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पाए, ब्रिटिश ट्रेजरी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे क्या बात की गई? सिक्योर प्राइवेट राइट्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द जमींदार। जमींदार के प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर क्यों किया गया? बिकॉज ब्रिटिशर्स को लगता था, कॉर्नवालिस को लगता था कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स ब्रिटिशर्स के सिक्योर किए जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? मोर रेवेन्यू आएगा। कहां पे आएगा? ब्रिटिश ट्रेजरी के अंदर। और ज्यादा रेवेन्यू अगर ब्रिटिश ट्रेजरी के अंदर आएगा तो उससे क्या होगा? उससे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा स्ट्रांग होगी। नंबर 3, हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही थी। कहाँ पे? ब्रिटिश किंगडम के अंदर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यहाँ से, इंडिया से माल जाता था। रॉ मटेरियल कहाँ से जा रहा था? इंडिया से जा रहा था। तो कॉटन, सिल्क की अगर हम बात करें, दीज आर व्हाट? दीज आर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स चाहते थे कि लैंड रेवेन्यू, लैंड सिस्टम से क्या हो, हम इन रॉ मटेरियल के ऊपर भी एक पक्की पकड़ बना पाए ताकि वहां पे ब्रिटिश किंगडम के अंदर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हमें दिखाई ना दे। तो एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इस पॉइंट को, दैट इज द सिक्योर प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बेशक जमींदार को बोला कि ये लैंड जो है आपसे बिलोंग कर रही है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? यहाँ पे एक्चुअल में जो लैंड थी वो किसकी थी? वो ब्रिटिश एम्पायर की थी। कैसे ब्रिटिश एम्पायर की थी? ब्रिटिश एम्पायर ने, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? इन जमींदार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि आप लोग क्या करेंगे? आप लोग हमें रेवेन्यू ला के देंगे। और जो डेट डिसाइड की जाती थी, लेट से अगर बोला ब्रिटिशर्स ने, आपने हमें 10th मार्च तक रेवेन्यू ला कर देना है, तो 10th मार्च की अगर आप शाम तक रेवेन्यू नहीं लाएंगे तो जमींदार से लैंड ले ली जाती थी। अगर जमींदार के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, उससे कभी भी लैंड ले ली जाएगी, तो प्राइवेट राइट्स किस तरीके से जमींदार के सिक्योर हुए? जमींदार के राइट्स तो सिक्योर नहीं हुए। तो अल्टीमेटली लैंड की ओनरशिप किसके पास थी? इनडायरेक्ट ओनरशिप ब्रिटिशर्स के पास ही थी। क्लियर यहाँ तक?
और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि प्रेशर तो क्रिएट किया गया, किसके ऊपर किया गया? जमींदार के ऊपर, कि आप क्या करिए, आप ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि आप हमें क्या करिए, टाइमली आप क्या कीजिए, रेवेन्यू हमें डिपॉजिट करिए, नहीं तो आप लोगों के पास क्या होगा, आपसे लैंड का जो ओनरशिप राइट है वो हम लोग स्नैच कर लेंगे, छीन लेंगे। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू कहाँ से आ रहा था? एग्रीकल्चर से। जब हमने देखा कि एग्रीकल्चर से रेवेन्यू आ रहा था, तो हम लोगों को क्या पता है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पे इट इज अ वेरी अनसर्टन इकोनॉमी, अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर से, क्योंकि क्रॉप किस पे डिपेंडेंट है? क्रॉप मानसून पे डिपेंड है। आज भी आप लोगों को पता है कि काफी सारी इंडिया में क्रॉप नियर अबाउट 50+ % जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। इरिगेशन आज तक डेवलप नहीं है, तो आप लोग मुझे बताइए उस समय क्या इरिगेशन बहुत ज्यादा डेवलप होगा? उस समय मॉनसून पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी। अगर मॉनसून पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है तो ये नहीं पता चल सकता कि प्रोडक्शन क्या जितना रेवेन्यू के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, और जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे रेवेन्यू जो था वो एक अमाउंट परमानेंटली डिसाइड कर लिया गया कि दिस इज द अमाउंट जो जमींदार को डिपॉजिट करना पड़ेगा, किसके पास? टू द ब्रिटिश ट्रेजरी। अब इतना अमाउंट, जो इतना बड़ा अमाउंट, और ये भी परमानेंट जो अमाउंट था वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट था। अगर इतना बड़ा अमाउंट डिसाइड कर लिया गया कि जमींदार को डिपॉजिट करना पड़ेगा, किसको? ब्रिटिश को। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? लैंड ले ली जाएगी उससे। तो यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट है, प्रोडक्शन का पता नहीं है, तो अनसर्टनिटी पीजेंट के लिए तो है, जमींदार के लिए भी है। ठीक है, तो जमींदार के लिए बेशक बोला गया कि राइट सिक्योर थे, बट एक्चुअली राइट सिक्योर नहीं थे। फिर हम पीजेंट की अगर बात करें तो जमींदार को क्या करना था? जमींदार को रेवेन्यू कलेक्ट करना था, कुछ पार्ट किसको देना था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था। आगे मैं स्लाइड में बताऊंगी कि कितना पार्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाना था और कितना पार्ट जमींदार के पास जाना था। तो जमींदार क्या कर रहा था? जमींदार, अब ब्रिटिशर्स ने जो रेवेन्यू डिसाइड किया गया था वो ऑलरेडी बहुत हाई था, लेकिन जमींदार क्या करता था? जमींदार खुद भी ग्रीडी था। ये क्या करता था? रेवेन्यू एब्सोल्यूट अमाउंट से भी ज्यादा लेने की कोशिश करता था पीजेंट से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस सिस्टम में पीजेंट के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर था। ठीक है, पीजेंट के ऊपर प्रेशर वॉज इवन मोर हाई। ठीक है, एज कंपेयर टू द मुगल एम्पायर, यहाँ पे जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव था, क्योंकि पहला तो जमींदार के ऊपर ये था कि लैंड आपसे कभी भी ली जा सकती है। दूसरा, पीजेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है जमींदार की साइड से। लेकिन अगर आप लोगों ने प्री ब्रिटिश इंडिया में देखा हो तो यहाँ पे जमींदार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। ठीक है, बेशक लैंड रेवेन्यू वाज हाई, बट इस तरीके से भी एक्सप्लॉइटेटिव नहीं था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सिस्टम था। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, प्लीज नोट डाउन, प्लीज रीड दीज पॉइंट्स। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑल्सो नोन एज द जमींदारी सिस्टम। तो अब आप लोगों को जमींदारी सिस्टम पे कोई क्वेश्चन आए या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पे आए तो आई होप आप लिख सकेंगे। Was introduced by Lord Cornwallis in the year 1793 in Bengal, Bihar and Odisha. Objectives क्या है? मैंने सबसे पहले बताया वही है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। Number 1, the British East India Company aimed to establish a regular and more predictable source of income from land revenue. ठीक है, तभी उन्होंने फिक्स कर दिया दैट इज द परमानेंट। लैंड में जो मर्जी प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उनको रेवेन्यू उतना आना ही आना है, दैट इज द परमानेंट इनकम। दैट्स व्हाई इसका नाम भी क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। The British believed that by fixing the land revenue, they would incentivize the zamindars to invest in improving their lands and increasing agriculture productivity. ये उनको लगता था, लेकिन याद रखना इसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में। होता भी कैसे? अगर उनको पता है जमींदार को कि हमें क्या करना है, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द रेवेन्यू ओनली, मेरा कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है पीजेंट के साथ, मुझे क्या करना है? मुझे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ब्रिटिशर्स को देना है और कुछ पार्ट अपने पास रखना है। क्यों वो अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करेगा?
ठीक है, उसने क्या किया, जमींदार ने इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि अगर लैंड रेवेन्यू बढ़ेगा, लैंड रेवेन्यू बढ़ने की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं ज्यादा रेवेन्यू जाएगा, सॉरी, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा रेवेन्यू जाएगा किसको, ब्रिटिश ट्रेजरी में। ठीक है, और पीजेंट भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि पीजेंट को पता है अगर मैंने अपने पैसे से इन्वेस्ट किया, ऑलरेडी मेरे पास सब्सिस्टेंस बच रहा है, उससे मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो बोलेंगे कि हमें क्या करिए, हमें ज्यादा से ज्यादा पेमेंट्स करिए। तो दिस इज नॉट फिजिबल फॉर द पीजेंट एज वेल। क्लियर, 2 पॉइंट। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोगों ने क्या देखना है, मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। नंबर 1, द सिस्टम रिकॉग्नाइज जमींदार एज द परमानेंट ओनर्स ऑफ लैंड। जैसे हम लोगों ने बताया कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स इनके सिक्योर करने की कोशिश की। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि अगर लेट्स से राम को लैंड मिली इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर, राम बन गया एक जमींदार। अब उन्होंने क्या बोला, सिक्योर किए गए प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट। अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो राम के बाद किसको प्रॉपर्टी मिलेगी, उसके बेटे को। ठीक है, राम के बाद उसके बेटे को मिलेगी, उसके बेटे के बाद फर्दर उसी की फैमिली में। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल जमींदार में से इनमें से कोई भी यहाँ पे रेवेन्यू डिपॉजिट नहीं करे। अगर रेवेन्यू डिपॉजिट नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, या तो एक पार्ट स्नैच कर लिया जाता था, या क्या किया जाता था, या पूरी की पूरी लैंड ही ले ली जाती थी। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इनडायरेक्ट वे से यहाँ पे जो लैंड प्रॉपर्टी राइट्स थे वो सिक्योर नहीं थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स वाज नॉट इवन सिक्योर्ड फॉर द जमींदार। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट जमींदार्स हैड टू पे टू द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फिक्स्ड। द फिक्स्ड अमाउंट वाज अबाउट, ये याद रखना, वाज अबाउट 9/10। ठीक है, 10 में से 9 पार्ट किसको जाते थे, गवर्नमेंट को फॉर रेवेन्यू, और 1/10 किसको जाएगा, जमींदार को। जमींदार हैड टू डिपॉजिट द कलेक्टेड रेवेन्यू ऑन अ डे फिक्स्ड बिफोर सनसेट, इफ नॉट डन ही वुड लॉस पार्ट और फुल एस्टेट। क्लियर यहां तक। फिर इसके इम्पैक्ट क्या है, नंबर 1, इट बेनिफिट्स द ब्रिटिश बाय प्रोवाइडिंग रेगुलर सरप्लस, क्योंकि उनके लिए तो इनकम, लैंड की प्रोडक्टिविटी जो मर्जी हो, लैंड में प्रोडक्शन हो या ना हो, ब्रिटिशर्स उसको नहीं देखते थे। ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए, दे वांट फिक्स्ड रेवेन्यू। तो यहाँ पे उसी की बात की गई, रेगुलर उनके पास सरप्लस आ रहा था। नंबर 2, इट लीड्स टू स्टेग्नेशन इन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, क्योंकि ब्रिटिशर सोच रहे थे जमींदार करेगा, जमींदार सोच रहा है पीजेंट करेगा, पीजेंट के पास पैसा नहीं है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगी। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बिल्कुल खत्म होने पे आ गई थी एग्रीकल्चर के अंदर। आप लोगों को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिल रही थी। नंबर 3, इट डिड नॉट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कल्टिवेटर, क्योंकि अल्टीमेटली जो बर्डन है वो किसके ऊपर था, बर्डन अल्टीमेटली फॉल्स ऑन द पीजेंट। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या करना था, ब्रिटिशर्स ने जमींदार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट किया। जमींदार क्या कर रहे थे, जमींदार के पास पीजेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना था कि हमें दिस मच ऑफ रेवेन्यू चाहिए, आप जैसे मर्जी आके दीजिए। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो मैंने आप लोगों के साथ नोट शेयर किए। ये मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ में आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, कमेंट बॉक्स पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।